पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सतीश। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार में तूफान, चाहे वह कागजों का तूफान हो चाहे चर्चाओं का तूफान हो, खड़ा तो कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और उनका भय भी चौतरफा है। अब उनके पास जो दस्तावेज होते हैं या चर्चा में सुनी गई बातें होती हैं, उनमें कितना दम, यह तो आगे आने वाले दिनों में मालूम होगा, क्योंकि अब सामने से जवाब भी मिलने लगा है कि आप साबित करो। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इनके बीच आमने सामने, और ये ही दो हैं जो आमने सामने लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव को भी लग रहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रशांत किशोर जितनी बातें कर रहे हैं, वह लीड हासिल कर रहे हैं। मैं वोटों की बात नहीं कर रहा हूं, परसेप्शन की बात कर रहा हूं। तो तेजस्वी यादव को भी यह लगने लगा कि मुझे भ्रष्टाचार की बातें करनी चाहिए, संगठित भ्रष्टाचार की बातें करनी चाहिए, और जनता शायद सुन ले। यदि हम नहीं बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं, और तेजस्वी यादव बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। देखिए, आज प्रशांत किशोर ने कही दिया कि भाई तेजस्वी यादव कैसे बोल सकते हैं। तो प्रशांत किशोर की बात, प्रशांत किशोर के बाद तेजस्वी यादव ने भी भ्रष्टाचार की बात, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संगठित भ्रष्टाचार की बात करते हुए कहा कि हम मंत्रियों की और बिहार के प्राधिकारियों की पोल खोलेंगे, कहां कहां कैसे कैसे गड़बड़ी हो रही है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दोहरी लड़ाई झेलनी पड़ सकती है नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार जो यूएसपी मानते हैं कि मेरी यूएसपी है कि हमने बिहार को भयमुक्त किया, 2005 के पहले के दिनों का स्मरण कराते हैं। 2025 के चुनाव में फिर से भय एक मुद्दा बन रहा है, जबकि आज की तारीख में भय मुक्त है बिहार। भले ही विपक्ष आरोप लगाए कि अपराध है, अपराध कहां नहीं है, लेकिन ऐसा कोई अपराध नहीं है कि आप घर से कहीं आ जा नहीं सकते हैं, शाम को घर में बंद हो जाना पड़ सकता है, या रोज अपहरण हो रहे हैं। देखिए, अब शादी के लिए कोई भाग गया तो अपहरण की रिपोर्ट लिखा गई, वो दूसरी बात है। लेकिन हमने वह दौर भी देखा है जब डॉक्टर आर.सी. राम हो, डॉक्टर रमेश चंद्रा हो, डॉक्टर भरत सिंह हो, कितने डॉक्टरों का नाम लें कि अपहरण अपहरण अपहरण, सिर्फ अपहरण ही बिहार में होता था या फिर नरसंहार होते थे। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं भय मुक्त, और तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर कह रहे हैं भ्रष्टाचार। तो बिहार में लड़ाई भय बनाम भ्रष्टाचार की। और जो सर्वे आ रहे हैं, आपने देखा कि पिछले दिनों एक सर्वे यह भी आया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार मामूली बढ़त के साथ बन सकती है, लेकिन उसी दिन दूसरे सर्वे में एनडीए को बढ़त दिखाई गई। और एक्सिस माई इंडिया के संस्थापक ने कहा कि प्रशांत किशोर की चर्चा है, लेकिन सत्ता से दूर है, क्योंकि प्रशांत किशोर स्वयं का आकलन किए बैठे हैं और वह मान रहे हैं कि 3 वर्षों में सत्ता नहीं पाई जा सकती है, 10 से 15 साल तो लग ही जाते हैं। इसलिए 2025 के बाद का प्लान भी उन्होंने तैयार कर रखा है। तो आज हम बात करेंगे भय बनाम भ्रष्टाचार, बिहार के चुनाव में जीतेगा कौन, दोनों ही मुद्दे बड़े हैं अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक तो जो हम अभी अब एक तरह से ऐसा दिख रहा है कि चुनाव अब एकदम आमने सामने का हो गया है, और वो चुनाव हो गया है नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव का। जी। इसको ये ऐसा न हो, इसकी कोशिश बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और अलग अलग तरह से कोशिश हो रही है। एक कोशिश तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जो बार बार कहते हैं कि महागठबंधन तो कहीं है ही नहीं, हमारी लड़ाई एनडीए से है। तो वो अपनी लड़ाई एनडीए से बता करके महागठबंधन को खारिज कर रहे हैं कि महागठबंधन कहीं लड़ाई में नहीं है, तेजस्वी यादव कहीं लड़ाई में नहीं है। तो एक तो ये है कि एक ये लड़ाई न बने, मतलब आमने सामने की लड़ाई, इंडिया ब्लॉक वर्सेज एनडीए के आमने सामने की लड़ाई नहीं बने, इसमें एक कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और एक कोशिश ज्ञानेश्वर जी, आप जरा देखिए बारीकी से, आप देख रहे हैं, सब चीजों को जान रहे हैं, तो बीजेपी भी इस कोशिश में लगी हुई है। और पता नहीं क्यों लगी हुई है बीजेपी को, जबकि एडवांटेज है नीतीश कुमार के नाम का, तो बीजेपी भी लगी हुई है कि महिला, मोदी और मंदिर के नाम पर लड़ेंगे। भैया, आप मोदी के नाम पर बिहार विधानसभा का चुनाव कैसे लड़िएगा? आप नीतीश कुमार को भले मुख्यमंत्री का दावेदार मत घोषित करिए, लेकिन जिस एक मुकाम तक आप पहुंचे हैं कि हम उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, वहां कायम रहिए कि उनके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे, उनका चेहरा होगा।
कहीं ना कहीं एक एनडीए के भीतर भी एक तरह की खींचतान इस बात को लेकर के चल रही है, चेहरे को लेकर के चल रही है। हम चेहरे पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद ही जब कंट्रास्ट होगा तेजस्वी और नीतीश कुमार का, तो उसके पहले की पॉलिटिक्स थोड़ा समझने की जरूरत है ज्ञानेश्वर जी। वो बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात को ये है कि वो नीतीश कुमार का चेहरा नहीं आए सामने, और उसका पता नहीं क्या उसके पीछे रीजन है। अपनी सरकार बनाने का होगा, लेकिन पहले बहुमत तो आए, या बहुमत के करीब तो पहुंचे, एनडीए जीते तो सही, उसके बाद तो सीएम की बात आएगी। और इस बात को लगता है जेडीयू के लोगों ने भी पढ़ा है, समझा है ज्ञानेश्वर जी। एक हम लोग अभी तक देख रहे हैं और अभी देख भी रहे हैं कि जहां नीतीश कुमार के पोस्टर्स लग रहे हैं, होर्डिंग्स लग रहे हैं, उसमें सम्राट चौधरी जरूर होते हैं। जबकि आप हम लोगों ने एक दिन चर्चा की थी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की, जिस आदेश के मुताबिक आप सिर्फ मुख्यमंत्री की तस्वीर लग सकती है या प्रधानमंत्री की तस्वीर लग सकती है विज्ञापन में, आप दूसरे की तस्वीर नहीं लगा सकते हैं। फिर भी बिहार में सम्राट चौधरी की तस्वीर लग रही थी। आज हमने दिल्ली के अंग्रेजी के अखबारों में बिहार सरकार का एक विज्ञापन देखा है ज्ञानेश्वर जी। पूरे पेज का विज्ञापन है अंग्रेजी के अखबारों में, और अंग्रेजी में है, पूरे पेज का विज्ञापन है जिसमें सिर्फ नीतीश कुमार की फोटो है, दूसरी किसी की तस्वीर नहीं। उसमें प्रधानमंत्री भी नहीं है, और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी नहीं है, और उप मुख्यमंत्री भी नहीं है। रोड को लेकर के वो विज्ञापन है, और उसमें अनेक तस्वीरें हैं जिसमें मरीन ड्राइव जो बना है उसकी भी तस्वीर है, जो अटल पथ बना है उसकी भी तस्वीर है, और सुदूर जो इलाके हैं पटना से दूर के जहां सड़कें बहुत अच्छी बनी है उन सब की तस्वीरें हैं। और नीतीश कुमार बहुत डिटेल्स में प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया, उन सड़कों के बारे में बताया गया है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, कितना पैसा, ये सब उसमें डिटेल बताया हुआ है। और सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर है कि बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया नीतीश कुमार ने। हमको लगता है कि ये कंटिन्यू होगा, इसमें और भी दूसरे विज्ञापन आएंगे जिसमें और भी चीजों की उपलब्धियां बताई जाएंगी। तो वो सरकार जो विज्ञापन जारी कर रही है उसमें खाली एक नीतीश कुमार की तस्वीर है। तो इसका मतलब कि अब ज्ञानेश्वर जी नीतीश कुमार भी अपने को असर्ट कर रहे हैं, उनकी पार्टी भी असर्ट कर रही है, और ये बीजेपी का जो रवैया है उसकी वजह से हुआ है। आज भी हम एक वीडियो देख रहे थे, अब पता नहीं कब का है, आज का है या पहले का वीडियो है, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को नीतीश कुमार संबोधित कर रहे हैं, जिसमें वो उनको वो ज्ञान वो समझा रहे हैं कि खेलकूद भी कितना जरूरी है, आप खेलकूद में आप ध्यान दीजिए, और इन सब के लिए वो भाषण दे रहे हैं, बड़े सहज तरीके से भाषण दे रहे हैं। हालांकि वो सहजता पहले वाली नहीं है, लेकिन वो उनकी एक्टिविटीज दिख रही हैं पब्लिक से इंटरेक्शन में, मतलब सार्वजनिक सभाओं में अब नीतीश कुमार दिखने लगे हैं। तो अब आइए घूम फिर करके जो विकास का नैरेटिव है, सड़क का नैरेटिव है, आपने जिस भयमुक्त की बात कही, जो महिलाओं का को देने की बात है, उन सब का प्रतीक चेहरा तो ज्ञानेश्वर जी नीतीश कुमार ही है। बिल्कुल। तो जब नीतीश कुमार का चेहरा सामने से आ जाएगा तो उसके बाद आप कोई भी दाव लेकर के आएंगे तेजस्वी यादव, तो उस पर कैसे उन पर असर करेगा? वो जो रक्षा कवच है, एक एनडीए सरकार के ऊपर एक रक्षा कवच है नीतीश कुमार का, और वो इतना मजबूत रक्षा कवच है, इतना स्ट्रांग रक्षा कवच है कि उसको भेद पाना बड़ा मुश्किल है। जब प्रशांत किशोर नहीं भेद पा रहे हैं तो फिर तेजस्वी यादव कैसे करेंगे? आप रक्षा कवच की बात कर रहे हैं अजीत जी। देखिए, मैं जब ऑफिस आ रहा था तो जो मेरे ड्राइवर्स हैं उनमें से एक ड्राइवर हैं बरहिया के, लखीसराय के बरहिया के, तो उनके घर में महिला के खाते में 10,000 रुपए आ गया। और देखिए क्या सिस्टम बनाया गया है। वह बता रहे थे कि जैसे ही 10,000 रुपया आया उनके घर फोन आया। अब तक घर के सदस्यों ने खाते में 10,000 रुपए आ गए हैं या देखा नहीं था। तो फोन क्या आया, फोन करके यह बताया गया कि नीतीश कुमार जी ने फला के नाम से खाते में 10,000 रुपए भेज दिए हैं, आपको प्राप्त हो गया है ना। तो यह जानकारी एक रिकॉर्डेड कॉल से माध्यम से प्राप्त हुई। उसके बाद लोगों ने खाते को देखा तो पता चला कि हाँ 10,000 रुपए आ गए। सोच लीजिए कि किस तरीके से जेडीयू की तैयारी भी है और नीतीश कुमार रुपए भेज रहे हैं। भले ही मोदी ने उद्घाटन किया हो, लेकिन बिहार के महिलाओं को यह संदेशा दिया जा रहा है कि पैसा नीतीश कुमार भेज रहे हैं। बिल्कुल, और तो यही उनकी स्ट्रेंथ है, और इस स्ट्रेंथ को अब असर्ट करना शुरू किया। अभी तक ऐसा लग रहा था कि जेडीयू ने सरेंडर कर दिया, जेडीयू सबसर्विएंट हो गई है, जूनियर पार्टनर हो गई है, बीजेपी के पीछे पीछे चल रही है। अब जेडीयू असर्ट कर रही है, नीतीश कुमार का चेहरा दिखा रही है, नीतीश कुमार के काम बता रही है, और नीतीश कुमार को क्रेडिट देने की कोशिश हो रही है, वो लगातार हो रही है। और इसका ये भी मकसद हो सकता है कि अभी सीटों का बंटवारा दोनों तरफ से फाइनल नहीं हुआ है,
तो उसको जी लेकर के भी प्रेशर टैक्टिक्स होगी, क्योंकि उसमें बड़ा भाई, छोटा भाई या जुड़वा भाई, इसको लेकर के अभी वहां खींचतान चल रही है। तीनों जो छोटी पार्टियां हैं, मतलब चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा और मांझी की पार्टी को भी एडजस्ट करना है, तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स का भी एक कारण होगा। लेकिन जेडीयू को पता है कि क्या स्ट्रेंथ है। एक बीजेपी के सर्वे की बात हमने सुनी दिल्ली में, जो लोग जुड़े हुए हैं सर्वे के, उससे उन लोगों ने कहा कि पहले के मुकाबले जेडीयू की स्ट्राइक रेट इस बार और कम दिख रही है। मतलब जी बीजेपी के सर्वे में यह है कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट तो पहले की तरह है कि वो उसका हम्म 80% के करीब स्ट्राइक रेट रहेगा, हम्म 80% रहेगा। लेकिन जो आमतौर पर होता था पिछली बार का, एक छोड़ दे चुनाव, तो बीजेपी के स्ट्राइक रेट से 7-8% कम होता था नीतीश कुमार का। इस बार वो 10% से ज्यादा कम हो रहा है। तो हम्म एक बीजेपी की चिंता है, शायद इसलिए भी हो सकता है कि वो नीतीश कुमार का चेहरा आगे नहीं कर रहे हो। लेकिन बिहार में एनडीए के लिए एकमात्र एडवांटेज और सबसे बड़ा एडवांटेज नीतीश कुमार का, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम्म हम लोग जिस भयमुक्त और विकासशील बिहार, विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं और भयमुक्त बिहार की बात कर रहे हैं, तो उसका प्रतीक चेहरा नीतीश कुमार है। और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव, उसमें रक्षा कवच नीतीश कुमार है। जब प्रशांत हम्म किशोर को यह कहना पड़ा कि भाई नीतीश कुमार निजी तौर पर ईमानदार हैं, निजी हम्म, तौर पर उनके ऊपर वो भ्रष्ट नहीं है, निजी तौर पर उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, तो इसका मतलब कि कोई आरोप नहीं है। तो जी ये प्रशांत किशोर जितने ब्रूटल तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं लोगों के ऊपर, अब अनसब्सटेंशिएटेड है आरोप, कोई प्रमाणित होने की स्थिति में अभी नहीं है, आप प्रमाणित कर भी नहीं सकते हैं अभी। और जब तक होगा, जब तक मामला कोर्ट में सुनवाई में आएगी, तब तक चुनाव बीत जाएगा। तो वो बिल्कुल इस तरह की पॉलिटिक्स है, जिस तरह की पॉलिटिक्स हमने 2012-13 में देखी थी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कर रहे थे। तो हम्म वो एक अपनी, उसके बावजूद उन्होंने भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्ट है या नीतीश बिल्कुल कुमार बेईमान है, उन्होंने भी नहीं कहा। तो एक जो रक्षा हम्म कवच है नीतीश कुमार का, वो रक्षा कवच समूचे एनडीए को बचाएगा, तमाम ने दूसरे नेताओं को भी बचाएगा, दूसरे वो तो मंत्रियों को ऑल भी। टाइम करते हैं। प्रशांत किशोर ऑल टाइम रिजल्ट बताते हैं कि देखिए नीतीश और तेजस्वी में चुनना हो तो हाँ, हमेशा नीतीश ही चुने हाँ, जाएंगे। हाँ, एनी टाइम नीतीश को चुनेंगे, उन्होंने कहा एनी टाइम नीतीश को चुनेंगे। और जी उसके पीछे उनकी अपनी राजनीति है, लेकिन ये वास्तविकता भी है, क्योंकि हम्म ये बात सड़क पर जनता भी कर रही है। हम लोग हम्म पहले उस सर्वे का हवाला दे चुके, जिस सर्वे में बिना नाम लिए पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा लोग तेजस्वी का नाम लेते हैं। लेकिन और बिल्कुल उसके बाद 17-18% लोग नीतीश कुमार का नाम लेते हैं, और लगभग उतने ही लोग प्रशांत किशोर का नाम लेते हैं। हम्म लेकिन जैसे ही नाम रख दिया जाता है कि भाई हम्म तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, सम्राट चौधरी, या 5 नाम रख दिए गए, इनमें से चुनिए, तो उनमें से सबसे ज्यादा लोग नीतीश कुमार को चुनते हैं। तो बिल्कुल ये तो नीतीश कुमार का स्ट्रेंथ है, उनकी ताकत है, ये इस ताकत से तो हम्म कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो वो हम्म एक शील्ड की तरह है एनडीए के पूरे। जो सरकार, इतनी लंबी सरकार है और 20 साल की सरकार में अगर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, बड़े हम्म आरोप नहीं लगे, ये बड़ी हैरानी की बात है। जो अभी प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, वो इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं, हम्म गवर्नमेंट के भ्रष्टाचार को लेकर के। जैसे पहले दूसरे भ्रष्टाचार खुलते थे, उस तरह का नहीं है, ये खुल नहीं रहा है। ये नहीं हो रहा है कि सरकार शामिल है, मुख्यमंत्री भी शामिल है, या और तमाम लोग जुड़े हुए हैं। इंडिविजुअल हम्म पर वो टारगेट कर रहे हैं, इंडिविजुअल को कमजोर कड़ी खोज करके वो टारगेट कर रहे हैं। तो सरकार के ऊपर शील्ड है एक नीतीश कुमार। तो ये जी तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी समस्या है कि कैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएं जो स्टिक करे, चिपके सरकार के ऊपर, एनडीए के ऊपर चिपके, नीतीश कुमार के ऊपर चिपके। हम उनके हम्म उनके प्रवक्ताओं को सुनते हैं, कभी कभी उनके प्रवक्ता लोग सोशल मीडिया में जो क्लिप आते हैं वो लोग शेयर करते हैं एक्स हम्म हैंडल वगैरह पर, तो सृजन घोटाले की बात होती है। लेकिन क्या है सृजन घोटाला, उसमें कैसे सरकार या मुख्यमंत्री शामिल है? हम्म वो तो एक बहुत ही लोकलाइज्ड एक घोटाला था, जिसमें जब बीजेपी सत्ता से बाहर थी, तो उसने कुछ मीडिया में जरूर खबरें प्लांट की थी, लेकिन अगर उसमें कुछ भी दम होता तो अब तक वो मामला आगे बढ़ गया रहता। अब हम्म तक तो तेजस्वी यादव में भी नहीं उठाया है उसको औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से। हम्म तेजस्वी यादव खुद सरकार में रहे हैं, 2 बार में वो 34-35 महीने उप मुख्यमंत्री रहे। अगर उनके पास कोई भ्रष्टाचार का मामला हो, तो उप मुख्यमंत्री के नाते बहुत सारी फाइल्स आती थी उनके पास, और हम्म, मुख्यमंत्री के भरोसेमंद थे वो जिन बिल्कुल मिनिस्ट्रीज में रहे, सबसे ज्यादा करप्शन के चांसेस जिन मिनिस्ट्रीज में होते हैं, उनमें वो मंत्री रहे। हम्म रोड ट्रांसपोर्ट में वो मिनिस्टर रहे, वो हेल्थ के मिनिस्टर रहे। तो उनके पास सारी सारी पिछली सरकारों की भी तो फाइल्स होंगी उनके पास, सब बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल किया होगा, सब देखा होगा, हम्म सारे ठेकेदार उनके पास आते होंगे। तो हम्म अगर उनके पास कोई ठोस और पुख्ता प्रमाण होते, तो क्या अब तक वो चुप बैठे रहते? अब तक तो उन्होंने हम्म, भी पूरा मचाया होता तांडव, जैसे अभी प्रशांत किशोर मचा रहे हैं। जी लेकिन उन्होंने नहीं कहा है। इसका ये मतलब है कि अभी एक लेवल पर वो सेंसिबल पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हम्म जो भी आरोप लगेंगे वो अनसब्सटेंशिएटेड होंगे, उसको हम अभी प्रमाणित करने हम्म की स्थिति में नहीं होंगे। एक तो ये स्थिति बात है।
और दूसरी क्या उनका उनके साथ जो दूसरा डिसएडवांटेज ये हो गया है तेजस्वी यादव के कि एक तो वो हम लोग यहाँ कहावत है कि पहले मारे सो मीर, सबसे बिल्कुल। पहले जो कहना शुरू किया उसको लोग क्रूसेडर मानेंगे। तो प्रशांत किशोर ने सबसे पहले करना शुरू किया तो प्रशांत किशोर क्रूसेडर हो गए। आपने बिल्कुल। पहले किया तो इसलिए अब आप करेंगे तो आपकी मंशा पर सवाल उठेगा। दूसरी बात यह है कि अब चुनाव इतना नजदीक आ गया कि अब करेंगे तो उसको पॉलिटिकल स्टंट कहा जाएगा कि आप चुनावी स्टंट कर रहे हैं। अभी तक तो आप कह नहीं रहे थे, जब से आप अपोजिशन में हैं आपने कभी कहा नहीं, अब कर रहे हैं, इसका मतलब चुनावी स्टंट कर रहे हैं। तो ये दो मामले ऐसे हैं, एक तो आप न्यूमेरो उनो नहीं है, आप पहले नहीं है, आप आगे आकर के आपने नहीं इनिशिएट किया कि हम भ्रष्टाचार खोल रहे हैं। जब प्रशांत किशोर ने करना शुरू किया, उनके ऊपर फोकस बना, तो आपकी मजबूरी हो गई, आपको लगा कि हमको भी कुछ कहना चाहिए, तब आप कहने आ रहे हैं। और दूसरी बात कि अब चुनाव एकदम सिर पर है, चुनाव की घोषणा होने जा रही है। अब खुलासा करने का क्या मतलब है? आपने पहले क्यों नहीं खुलासा किया? जब आपके पास दस्तावेज थे, आप सरकार में रहे थे, तो आपने तब क्यों नहीं किया? इसका जवाब देना तेजस्वी के लिए, उनके लिए, तेजस्वी यादव के लिए भारी पड़ जाएगा। और तीसरी बात, जो सबसे मुख्य बात है, वो ये है कि खुद तेजस्वी यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अब सही है या गलत है, ये बात की बात है, सही है गलत है। अब चूंकि कोर्ट में है और कोर्ट में आरोप तय हो गया है, ये नहीं है कि सिर्फ अभी आरोप लगे हैं, मतलब चार्ज फ्रेम हो गया है। चार्ज फ्रेम होने का मतलब है कि अब कभी भी सुनवाई शुरू होगी और लगातार 5 दिन 6 दिन की सुनवाई में हो सकता है कि कंक्लूजन चला जाए और उसका फैसला आ जाए। तो ये अब सारे चार्ज फ्रेम हो गए। जो उसमें आपत्ति थी लालू यादव की तरफ से, वो कोर्ट गए थे कि इसमें मुकदमा चलाने की अनुमति लेने में ली नहीं गई है, अनुमति बाद में ली गई है, जो अनुमति लेनी चाहिए है वो नहीं ली गई है, तो लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो अब मुकदमा चलने का उनके ऊपर दो मामलों में, एक आईआरसीटीसी का मामला भी है, ये जो जमीन के बदले नौकरी का मामला है। तो अब उनके ऊपर वो खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आय से अधिक संपत्ति का मामला तो है ही, उनकी कोठियों और उनके पैसे रुपए का। और लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचार के मामले में सजा हो चुकी है, जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो वो सजा याफ्ता है, एक नहीं 3 मुकदमों में, तीनों चारा घोटाले से जुड़े हुए हैं। और उसमें भी ये बातें कही जा रही हैं कि अभी वो भी हमने उनके प्रवक्ताओं की तरफ से सुना कि जब पूछा गया कि लालू यादव सजा याफ्ता है, तो किसी एक प्रवक्ता ने कहा कि वो सीबीआई के डायरेक्टर थे आलोक वर्मा, वो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर से के ऑफिस से दखल दिया जा रहा है चारा घोटाले के मामले में। तो ये कोई लालू यादव के मामले में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दखल देगा, मतलब नरेंद्र मोदी का ऑफिस, उसकी जरूरत क्या है? क्योंकि नरेंद्र मोदी 2014 में आए हैं, उससे 1 साल पहले, 1.5 साल पहले उनको सजा हो चुकी है लालू यादव को। तो अब आप नरेंद्र मोदी का कार्यालय या पीएमओ, अभी मौजूदा पीएमओ क्या कर रहा है, इससे तो कोई चीज नहीं बदल जाएगी ना भाई। नीतीश लालू यादव ने, आप याद करिए, आपको तो सब आपके सामने घटित हो रही थी चीजें, जिनको प्रधानमंत्री बनाया उन्होंने सीबीआई में अरेस्ट करवाया इनको। बिल्कुल बिल्कुल, एच डी देवगौड़ा ने कराया। और एच डी देवगौड़ा को तो लालू यादव ने ही प्राइम मिनिस्टर बनाया ना, ऐसा वो क्लेम भी करते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी भूमिका भी है, क्योंकि उस समय उनको मुलायम सिंह यादव को रोकना था। पीपी सिंह की पसंद थे मुलायम सिंह यादव, वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तो मुलायम सिंह को रोकना था, तो और लालू यादव को मुलायम सिंह रोक रहे थे। तो दोनों लोग एक दूसरे को रोक रहे थे। इस चक्कर में फिर तीसरा एक नाम उभर के आ गया कंसेंसस कैंडिडेट के रूप में, एच डी देवगौड़ा का। तो एच डी देवगौड़ा ने मुकदमा कराया, एच डी देवगौड़ा ने। और जोगिंदर सिंह जो सीबीआई के उस समय के डायरेक्टर थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि देवगौड़ा ने उनको कहा था एक्सपेडाइट करिए इस केस को। बिल्कुल, इनसाइड सीबीआई। हाँ, तो उन्होंने जो है, तो आपको आपके बनवाए प्रधानमंत्री ने अरेस्ट कराया, और कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार थी उस समय, आपको सजा हुई। तो अब उसमें नरेंद्र मोदी का पीएमओ क्या कर रहा है, ये इमैटेरियल है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब टीवी की बहसों में आप इस तरह की बातें कर सकते हैं। तो खैर, हम लोग ये कह रहे हैं कि लालू यादव जो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भ्रष्टाचार के एक नहीं 3 केसेस में सजा याफ्ता है, और चौथे केस में भी उनको सजा हो जाएगी, क्योंकि सेम नेचर का केस है वो। और उसके अलावा तेजस्वी यादव, फिर लालू यादव और पूरा परिवार जमीन के बदले नौकरी के मामले में फंसा हुआ है, उसका ट्रायल शुरू हो रहा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। तो अब आप भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर के जाइएगा, तो फिर तो पलट के आपसे से पूछा जाएगा ना, फिर आप नहीं, आपके साथ आप मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आपके भ्रष्टाचार के मामले फिर नए सिरे से खुल जाए और उसको लेकर के आपके ऊपर टारगेट होने लगे। संभवतः इस डर से ही अभी तक खोला नहीं जा रहा था, इस डर से ही आरजेडी के तरफ से करप्शन का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा था कि जब हम उठाने जाएंगे तो हमारे करप्शन के चार्जेज, उसके बारे में लोग पूछने लगेंगे। तो आपने अभी तक उठाया नहीं, अब चुनाव आने पर आप उठाने जाएंगे। प्रशांत किशोर के पीछे पीछे उनकी देखा देखी, आप कहते थे कि ये सरकार कट पेस्ट की सरकार है, आपकी देखा देखी कर रही है, और आप प्रशांत किशोर की देखा देखी करने चल दिए भ्रष्टाचार का मुकदमा खोलने, और वो भी सांस्थायिक भ्रष्टाचार, इंस्टीट्यूशनल करप्शन की बात आप कर रहे हैं, संगठित भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जो है नहीं।
देखिए, नीचे के लेवल का जो भ्रष्टाचार है वो समूचे देश में है, समूची दुनिया में है, उसको कोई नहीं ठीक कर सकता है ज्ञानेश्वर जी। जी कितना भी ईमानदार, क्या तेजस्वी यादव ये वादा कर सकते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन के बैठेंगे तो किसी नगर निगम का के कर्मचारी को हम घूस नहीं लेने देंगे, या किसी बिल्कुल। पुलिसकर्मी को हम घूस नहीं लेने देंगे, आप उसको रोक ही नहीं सकते। तो हम्म। उस किस्म का है, उस किस्म में हर जगह है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन की आप बात कर रहे हैं कि सब कुछ एकदम एक कार्टेल बना करके हो और मुख्यमंत्री के स्तर से हो, सीएमओ के स्तर से हो, ये नहीं होता है नीतीश कुमार की सरकार में। इसलिए स्टिक नहीं बिल्कुल। करेगा भ्रष्टाचार का मामला, इन 3 कारणों से नहीं करेगा। पहला, आप प्रशांत किशोर के पीछे-पीछे चलेंगे, पिछलग्गू आप देखा-देखी कर रहे हैं। दूसरा, हम्म। चुनाव नजदीक आने पर पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। तीसरा, आपके ऊपर अपने मुकदमे हैं भ्रष्टाचार के और उसका जवाब देना पड़ जाएगा। इसलिए हमको लग रहा है कि उन्होंने कह तो दिया लेकिन शायद कुछ करे नहीं, कोई नया मुकदमा खोलने नहीं जाए वो। ये हमको चलिए अभी ऐसा लग रहा है। बिल्कुल नया मुकदमा खोलने नहीं जाए, नई बातें लेकर नहीं आए, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं भयमुक्त बिहार तो हमने बनाया। तो क्या आज भी नीतीश कुमार 2025 में 2005 के पहले का दृश्य दिखाकर ही चुनाव जीतेंगे और तेजस्वी का खतरा बताएंगे कि लालू यादव के बेटे हैं और यदि ये आ गए तो फिर वैसा ही शासन होगा जो 1990 से 2005 है। तो 2025 में भी मतलब बिहार में एनडीए को सरकार बनानी है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है, तो 2005 के पहले का बिहार ही दिखाना है, जिसे दिखाने और बताने में हम लोग भी संकोच करते हैं कि तब कैसा बिहार था, लेकिन नीतीश कुमार स्मरण करा रहे हैं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अब ये जब चुनाव आ गया, अब तो चुनाव आ गया, बाकी 5 साल तो अपना जो काम करती है सरकार सो करती है। अब चुनाव आ गया तो अब ये बताने में कोई हर्ज नहीं है, बताएगी ही, हर चुनाव में बताएंगे। आगे 25 साल बाद के चुनाव में भी बताया जाएगा, आज की छोड़ हम्म। दीजिए, हम्म। 25 साल बाद के चुनाव में भी बताया जाएगा। और इस बात को हम जरा दूसरे तरह से देखिए, अदर वे राउंड जाकर के देखिए तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग किस बात का भय दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी का, दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। अभी जाकर के जब मुसलमान का वोट मांगना होता है, जब सीमांचल के इलाके में जाते हैं तो जाकर के वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग यही कहते हैं ना कि आप मुसलमान असुरक्षित हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा, ये बीजेपी आ जाएगी, जेडीयू की सरकार जो अभी है, इसको इस आधार पर आप डराने की कोशिश करते हैं ना मुसलमान को। हम्म। जबकि नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि 20 साल में एक दंगा नहीं होने दिया उन्होंने। बिल्कुल जब एक बिल्कुल। दंगा नहीं हुआ है फिर भी आप मुसलमान को दंगे का डर दिखाते हैं और इस सरकार का डर दिखाते हैं। ये सरकार आ जाएगी, जबकि मुसलमान के डरने की कोई बात नहीं है। मुसलमान उसी तरह से है जैसे दूसरे लोग। यही एक खबर बता दें कि सूचना आ रही कि शाहनवाज हुसैन को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है, लेकिन भागलपुर से नहीं, किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जा रहा है, जहां 2020 में भारतीय जनता पार्टी करीब 2000 मतों के अंतर से चुनाव हारी थी। तो शाहनवाज हुसैन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में आ सकते हैं, इसकी चर्चा तेज है जी। हाँ, मतलब आना चाहिए उनको, ये बहुत ही अच्छी बात होगी कि वो आए और किशनगंज के लोगों को जाति धर्म छोड़ करके उनको वोट करना चाहिए। क्योंकि बिहार के लिए हम लोग दूर से देख रहे हैं, आप वहां रह के देख रहे हैं, जो बिहार के लिए उन्होंने काम किया, जब वहां वो उद्योग मंत्री हुए थोड़े समय के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए बिहार विधानसभा में। और वो किशनगंज से एमपी रहे हैं, किशनगंज से एमपी रहे हैं उस जगह पर जहां कोई सोच नहीं सकता है। तो खैर ये जो बीजेपी का भय दिखाया जाता है बिहार में, तो वो आप भय दिखा करके वोट मांग रहे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। कोई आधार नहीं है ना। नीतीश कुमार के राज में तो कोई दंगे नहीं हुए, बल्कि मान हम लोग कहें कि 1990 के भागलपुर दंगों के बाद से कोई बड़ा दंगा बिहार में नहीं हुआ। छिटपुट सांप्रदायिक कहीं कहीं हिंसा हुई, कहीं कभी ताजिया पर, कभी रामनवमी पर, वो अलग चीज है, लेकिन कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। और इसके बावजूद आप भय दिखाते हैं, तो फिर आप नीतीश कुमार से कैसे कहेंगे कि आप 2005 के पहले का भय नहीं दिखाइए। जो हकीकत, जो असली चीज है, जो उसमें कुछ भी बनावटी नहीं है, वो सचमुच का है कि जिस समय डर के मारे आपने डॉक्टर्स के नाम लिए, आपके पास पूरी डायरी है, लाल डायरी में आपने उन तमाम डॉक्टर्स के नाम लिखे, हमारे यहाँ के भी, मोतिहारी के भी डॉक्टर्स, बेतिया के भी डॉक्टर्स, मोतिहारी का व्यापारी, बेतिया का व्यापारी, उसके बच्चे, उसके नाती पोते किडनैप होते थे, वो खुद किडनैप कर लिया जाता था, और कितने गिरोह काम करते थे। इतना इंस्टीट्यूशनल तरीके से किडनैपिंग का उद्योग चलता था, रंगदारी का उद्योग चलता था, हत्याएं होती थी और गैंगवार होते थे, नरसंहार होते थे, और सरकार एक जगह दखल देती हुई नहीं दिखती थी। मतलब सरकार है ये नहीं दिखता था। आप कितना भी क्राइम हो रहा हो, उसमें सरकार दिख रही हो, पुलिस दिख रही हो, कार्रवाई कर रही हो, आरोपियों अपराधियों को पकड़ रही हो, तो फिर भी लोगों में एक संतोष रहता है, लोगों में उस तरह का भय पैदा नहीं होता है। क्योंकि लगता है, जैसे हम अपनी बात बताएं, छोटे से रूपक से बताएं, कि अगर हम बिहार में कहीं जा रहे होते हैं और छोटा सा भी ट्रैफिक का जाम लग जाए तो एकदम दिल बैठने लगता है, क्योंकि हमको लगता है कि आगे जाम छुड़ाने वाला कोई ट्रैफिक पुलिस का आदमी नहीं खड़ा होगा। अगर एक भी आदमी खड़ा होगा तो जाम छुड़ा देगा। जैसा दिल्ली में होता है कि यहाँ भी लंबे लंबे जाम लगते हैं, लेकिन यहाँ ट्रैफिक पुलिस खड़ी है तो जाम छुड़ा देती है।
बिहार में आप याद करिए कि पुलिस ने कब किस अपराधी को पकड़ा या मारा 1990 से 2005 तक। अपवाद ही होगा जहां एक आध दो मारे गए होंगे अपराधी या पकड़े गए होंगे, नहीं तो अपराधी एक दूसरे को मारते थे। वहीं गैंगवार में बिल्कुल एक बिल्कुल। दूसरे को मारता था, दूसरा पहले को हम्म, मारता था। पुलिस जी। कहीं दिखती नहीं। तो हम्म लोगों में एकदम भय का माहौल, जो दिल बैठना कहते हैं, वो बैठने लगा और लोगों ने पलायन शुरू किया। तो वो हम्म भय होता है, असली चीज वो है। आज भी अपराध होते हैं, लेकिन उससे लोगों के मन में भय नहीं आता है। उसको ये नहीं लगता कि अगली बार ये हमारी हो सकती है। जी। उसको ये नहीं लगता, जो ईमानदारी से काम कर रहा है, जो अपना बिजनेस कर रहा है, दुकान चला रहा है या डॉक्टर है, प्रैक्टिस कर रहा है, या उसको ये भय नहीं कि अगली बारी हमारी हो सकती है। हाँ, जो हम्म जमीन के कारोबार में है, प्रॉपर्टी के 2 नंबर के धंधे में लगा हुआ है, शराब के 2 नंबर के धंधे में लगा हुआ है, उसको जरूर भय होगा, उसको जरूर भय होगा। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। पहले तो जो सम्मानित लोग हैं, कॉलेज के प्रोफेसर हैं, स्कूल के टीचर हैं, उनको भी भय रहता था कि हम अभी रिटायर हो रहे हैं और हमारे पैसे के लिए चिट्ठी आ जाएगी, रिटायरमेंट बेनिफिट बाद में आएगा, चिट्ठी पहले आ जाएगी। तो जी। वो भय नहीं, वो भय तो नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से दूर किया है, और उसका क्रेडिट लेकर के उसके नाम पर वोट मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार को उस पर वोट मांगना चाहिए। ये लोगों हम्म के ऊपर निर्भर करता है कि लोग उस बात से कितना अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, कितना जोड़ते हैं और जोड़ करके वोट देते हैं। अगर लोग जी। ये मानने लगे ज्ञानेश्वर जी, जैसा हम लोग भी मानते हैं कि अब वैसे हालात नहीं है, अब उस समय की हम्म जैसी स्थितियां किसी हाल में नहीं लौटेंगी, क्योंकि हम्म अब लॉ एंड ऑर्डर अब बेहतर है, पुलिस बल की संख्या ज्यादा है, कोर्ट ज्यादा चाक चौबंद है, सोशल मीडिया है, मीडिया ज्यादा है, हर आदमी के पास मोबाइल है जो कहीं क्राइम होते हुए रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, तो लोग पकड़े जा रहे हैं, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब उस तरह का नहीं हो सकता, उस तरह का जी। दौर बिहार में नहीं लौट सकता है। हम्म इसके बावजूद उस जो भय होता है, जो एक अवचेतन में जो भय बैठा रहता है, उसको आप नहीं निकाल सकते। तो बिहार बिल्कुल। में अभी एक बड़ी आबादी होगी, एक या दो पीढ़ी अभी जीवित है, जिसने अपनी आंखों से वो मंजर देखे हैं। तो हम्म आप उसको अगर याद आ जाए, तो फिर उसके लिए उसको आप नहीं, उस वोट देगा जाकर के आरजेडी को रोकने के नाम पर वो वोट देगा ही देगा, चाहे तेजस्वी बिल्कुल। यादव कितने भी बदल गए हो, कितने भी बदल गए होने का दावा करते हो। तो हम्म भय मुक्त बिहार, ये एक बड़ा नारा है, एनडीए हम्म का बड़ा नारा हो सकता है। लोगों को ये नारा अपील करेगा। नई हम्म पीढ़ी हो सकता है नहीं करे, अब तो 2005 के बाद जन्मी हुई पीढ़ी भी वोट करेगी। हो हम्म सकता है कि उसको नहीं ध्यान हो, लेकिन आजकल आपने एक दिन बताया था कि कैसे सोशल मीडिया में उस समय नरसंहार की कहानियां, उस समय के अपराध की कहानियां याद दिलाई जा बिल्कुल रही हैं, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। उस समय के जो शोरूम लूट लेने वाली घटनाएं बताई जा रही हैं, चंपा हम्म विश्वास बताया जा रहा है, दूसरे भी कई कांड जो है, वो सारे कांड बड़े डिटेल्स में लोग कहानियां बता रहे हैं उस समय की। हम्म तो उन कहानियों से तो भाई वो तो निश्चित रूप से लोगों को मतलब सिहरा देने वाली घटनाएं हैं उस समय बिल्कुल की। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए वो देखिए, तो ये जी, तो हम लोगों ने भय की बात कर ली, भ्रष्टाचार की बात कर ली, लेकिन एनडीए में आज सुबह सुबह अरुण भारती, जो चिराग पासवान के बहनोई हैं, एलजेपीआर के सांसद हैं और एनडीए में सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं, तो उन्होंने एक सुबह सुबह ट्वीट किया और फिर इसे डिकोड किए जाने की आवश्यकता है कि मंशा क्या है और यह क्यों कह रहे हैं। उन्होंने लिखा कि जहां कार्यकर्ताओं की भावनाएं वहीं हमारी संभावनाएं। और इसके पहले देखिए, हमने एलजेपीआर के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी धीरेन्द्र कुमार मुन्ना से कल बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा, ऑन कैमरा कहा कि देखिए 25 सीटों में तो बात बनने वाली है नहीं, क्यों आप हमसे सीटों की संख्या खुलवा रहे हैं। तो सीटें कितनी होगी, 25 तो नहीं है, 25 से ऊपर है। और सुबह सुबह अरुण भारती ने, जहां कार्यकर्ताओं की भावनाएं वहीं हमारी संभावनाएं। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की दोस्ती बहुत अच्छी है, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन मुझे यह लग नहीं रहा है कि दोनों, अब समय इतना नहीं बचा है कि दोनों करीब हो सकते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ, जहां कार्यकर्ताओं की भावनाएं वहीं हमारी संभावनाएं। देखिए, ये तो बड़ा छायावादी अंदाज में बात, पहले जैसे छायावादी कवि लोग कहते थे उस तरह से कह दीजिए, उसका कोई अर्थ निकाले। जैसे हम्म जो एक सबसे सहज अर्थ बीजेपी के लोग निकालेंगे, वो हम्म ये जो बाद में ये कह सकते हैं कि भाई हमने तो यही कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाएं तो बीजेपी के साथ ही जुड़ी हुई हैं। तो बिल्कुल। भाई सचमुच जुड़ी भी हैं। सबसे बेहतर ढंग से एलजेपीआर के कार्यकर्ता अपने को कहीं पोजीशन पाते हैं, कहीं अलाइंड पाते हैं, तो बीजेपी है। हम्म अपने चिराग पासवान बार बार अपने को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, तो हम्म उनकी भी भावना निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। उनकी सरकार जी। में वो मंत्री हैं, तो चिराग पासवान की भावना नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। अरुण भारती की भावना नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, जिसके साथ मिलकर के चुनाव लड़े। उनके हम्म कार्यकर्ताओं की भावनाएं भी बीजेपी से ही जुड़ी हुई है, जेडीयू से भले नहीं जुड़ी हुई हो।
उनके कार्यकर्ताओं की भावना आरजेडी के साथ तो नहीं ही जुड़ सकती है ज्ञानेश्वर जी, चूंकि बिल्कुल। आरजेडी के साथ आप देख चुके हैं कि जब 7 चुनाव लड़े तो क्या हुआ था, 2009 का लोकसभा चुनाव, 2010 का विधानसभा चुनाव, आप साथ लड़के देख चुके हैं, कोई आपको उसका कोई लाभ नहीं है, उल्टे नुकसान बहुत भारी हुआ। तो ये बात जानते हैं। और ग्राउंड लेवल, ग्राउंड रियलिटी तो चिराग पासवान को पता ही है ना कि ग्राउंड पर जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है वो दोनों के वोटर्स में बहुत ज्यादा है, दोनों के वोटर एक साथ वोट नहीं कर सकते। तो उनके कार्यकर्ताओं की भावनाएं हमको तो लग रहा है कि बीजेपी के साथ ही हैं, इसलिए इनकी संभावना भी बीजेपी के साथ ही होगी। अब कार्यकर्ता की भावना के नाम पर प्रशांत किशोर ने कहा हुआ है कि हम 243 सीट लड़ेंगे, और वो दावा करके कह रहे हैं, उनके लोग दावा करके कह रहे हैं कि पिछले 30 साल में पहली बार ऐसा होगा कि कोई पार्टी 243 सीट लड़ेगी। कोई पार्टी बिहार की सभी सीटों पर नहीं लड़ती रही है पिछले 25 साल से। ये पहली बार होगा जब कोई पार्टी 243 सीट लड़ेगी। प्रशांत किशोर किसी से प्री पोल अलायंस नहीं करेंगे, तो प्री पोल अलायंस प्रशांत किशोर नहीं करेंगे, ये बात वो कह चुके हैं। और उनके साथ जाने का कोई राजनीतिक लाभ एलजेपीआर को होता नहीं दिख रहा है। उनके साथ जाने के लिए चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता है कि वो मंत्रिमंडल में भी रहें और एनडीए के खिलाफ भी लड़े। तो इसलिए जो हमको संभावनाएं जो दिख रही हैं वो दोनों बीजेपी के साथ ही दिख रही हैं। बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। भावना भी बीजेपी से ही जुड़ी है, उनके कार्यकर्ताओं की भावना भी बीजेपी से जुड़ी हुई है, और संभावना भी बीजेपी से ही जुड़ी हुई है। और आरजेडीयू से संभावना नहीं जुड़ी हुई है, जेडीयू से भावना भी नहीं जुड़ी हुई है। जेडीयू से तो बल्कि ज्यादातर सीटों पर टकराव ही हो रहा है, लेन देन की बात हो रही है, अदला बदली की बात हो रही है। ये मोटे तौर पर ये इशारा है कि वो लोग साथ में है। संभावना सब बीजेपी से जुड़ी, संभावना दोनों बीजेपी से जुड़ी हुई है। सीटें 2-4 ज्यादा हो जाए अच्छी बात है। बिल्कुल, तो सीटें 2-4 ज्यादा हो जाए और जहां ज्यादा ताकतवर है, क्वालिटी सीट्स की जो बात चल रही है वह सीटें मिल जाए, यह भी चिराग पासवान की प्राथमिकता होगी। तो देखिए, आज हम लोगों ने चर्चा की भय बनाम भ्रष्टाचार की, भयमुक्त की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव। इस बीच चिराग पासवान के बहनोई ने जो कहा कि भावना और संभावना। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।